हेलो एवरीवन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक रिएक्शन की एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में कि उस अभिक्रिया का वेग और उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उस अभिक्रिया के अणुगति को, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो जनरली उसकी जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं क्रियाविधि की, तो वो एक से ज़्यादा पदों में कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है जब हम उसकी डिटेल मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। और जब वो अभिक्रिया में एक से ज़्यादा पदों में अगर संपन्न हो रही है तो हम ये कहते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप है अभिक्रिया का, सबसे धीमा पद है, वो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जिसे हम RDS कहते हैं, सबसे स्लोएस्ट पद RDS कहलाता है इसका। तो जब हम किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग की गणना करते हैं तो हम उसके सबसे जो धीमा पद है, जो वेग निर्धारक पद है, उसी के आधार पर हम अभिक्रिया का वेग निर्धारित करते हैं। और उसके लिए क्या फॉर्मूला है, जो आपने केमिकल काइनेटिक्स का फिजिकल केमिस्ट्री में जब चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ भी आपने इसको डिस्कस किया होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अभिक्रिया का वेग उसके वेग निर्धारक पद में जितने भी अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कि जो स्लोएस्ट स्टेप में अभिकारक है उन्हीं सबके ऊपर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। और जब हम समानुपाती का चिन्ह वहाँ से हटाते हैं तो एक स्थिरांक हमें लगाना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के द्वारा आप किसी भी अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, जो कि आप काइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। अब यहाँ हमें जो डिस्कस करना है इस चैप्टर में, वो करना है इसके जो आपकी काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो दो मेन थ्योरीज आपकी दी गई हैं, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, टक्कर सिद्धांत और संक्रमण अवस्था सिद्धांत, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जो आपका कोलिजन थ्योरी है उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में के संपन्न होने में, कि वो अगर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो किसके द्वारा संपन्न होती है, वो संपन्न होती है अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली प्रभावी टक्करों के द्वारा। कि उसमें कितने इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है अभिक्रिया का संपन्न होना, कि वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन से क्या मतलब है कि आप जानते हैं कि कोई अभिक्रिया उसमें आपने अभिकारक लिए तो आप अकेला अभिकारक तो लेंगे नहीं, वहाँ मोल्स में लेंगे, या हाफ मोल भी अगर आप लेते हैं तो आप जानते हैं मोल होता है 10⁻23। तो कितने एटम्स वहाँ पे हैं। तो जब आप वहाँ पे उनकी अभिक्रिया कराएंगे तो उनमें आपस में क्या होती है, कोलिजन होता है। और कोलिजन से क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। और उस ऊर्जा के द्वारा जो आपके हैं पुराने बंध जो हैं अभिकारकों के, वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन वहाँ पे होती। तो इस तरह से इस सिद्धांत के द्वारा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। लेकिन क्या कहता है कि सभी टक्करों से यहाँ पे हम अभिकारक से उत्पाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वही टक्करें जो हैं जो कि इफेक्टिव कोलिजन वहाँ पे हो रहे हैं उनके द्वारा ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा। अब बात आती है कि इफेक्टिव कोलिजन से क्या मतलब है। तो इफेक्टिव कोलिजन हम उसे कहेंगे जिसके की द्वारा हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए कि हमारा अभिकारक अणु जो है वो किस में परिवर्तित हो सके, उत्पाद में परिवर्तित हो सके, उसे हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। अब किसी टक्कर का प्रभावी होना या ना होना वो मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला है अभिविन्यास कारक या ओरिएंटेशन फैक्टर, और दूसरा एनर्जी कारक या ऊर्जा। अभिविन्यास क्या कहता है कि जब टक्कर हो रही है अभिकारक अणुओं की तो उनका अभिविन्यास ऐसा होना चाहिए कि वो उत्पाद को बनाने के लिए फेवरेबल हो। मतलब
कि जैसे मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन आप करा रहे हैं, एक बार के लिए सपोज कीजिए, और उस रिएक्शन में मान लीजिए ये अभिक्रिया कोई वहाँ पे आपकी हो रही है कि आपने क्लोरीन फ्री रेडिकल की रिएक्शन HBr से करा रहे हैं, तो HCl बन रहा है, Br फ्री रेडिकल बन रहा है। अब यहाँ पे अभिविन्यास का क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको HCl बनाना है, तो टक्कर अगर H और Cl के बीच में हो रही है तो ये फेवरेबल कंडीशन है उत्पाद बनने के लिए। लेकिन अगर यही टक्कर रिवर्स होती, HBr और HCl की तरफ से होती, तो क्या ये टक्कर प्रभावी होती? आपको प्रोडक्ट बनाना है, H और Cl के बीच में बॉन्ड बनना है, तो ये टक्कर प्रभावी नहीं होती। इस तरह से जो आपका अभिविन्यास है वो अभिक्रिया के संपन्न होने में भूमिका निभाता है। दूसरा जो कारक है ऊर्जा, वो आपने एक सक्रियण ऊर्जा जो आपने पढ़ी भी होगी प्रीवियस क्लासेस में, कि सक्रियण ऊर्जा वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि हमारा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सके। इसे हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे ग्राफ के द्वारा। तो अगर प्रभावी टक्कर है तो उसमें टक्कर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए कि इस ऊर्जा का मान सक्रियण ऊर्जा से अधिक हो, या तो उसके समान हो या उससे कम से कम अधिक हो, तो उस अभिक्रिया के द्वारा हमारा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरह से दो कारक अभिविन्यास और ऊर्जा, इन दोनों के द्वारा डिसाइड होता है कि टक्कर प्रभावी है या नहीं है। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जब आप इस सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम इसका फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे तब उनमें इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे टक्कर आवृत्ति कि इकाई आयतन में इकाई समय में होने वाली जो टक्करों की संख्या उसे हम टक्कर आवृत्ति कहते हैं। और जितनी ज़्यादा आप समझ सकते हैं, जितनी ज़्यादा वहाँ पे टक्कर आवृत्ति होगी, आपकी कोलिजन फ्रिक्वेंसी होगी, उतनी अभिक्रिया की दर भी ज़्यादा होगी। और अभिक्रिया की जो आपकी कोलिजन फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा कब होगी? जबकि सांद्रता ज़्यादा हो, या आप ताप बढ़ा दें तो उनकी मोमेंट बढ़ जाए। तो ये कंडीशंस हैं जो कि अभिक्रिया की आवृत्ति को जो आपकी कोलिजन फ्रिक्वेंसी है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। आई थिंक आप सभी इसको अच्छे से प्रीवियस क्लासेज में पढ़ते हैं कि जो आपकी सक्रियण ऊर्जा है क्या कि न्यूनतम मात्रा ऊर्जा की क्या, कम से कम इतनी अमाउंट तो आपके अभिकारक को चाहिए ही उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए। तो वह ऊर्जा जिसके की द्वारा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके की द्वारा अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके, उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। और इसके लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ये प्रीवियस क्लासेज में भी, कि जो दहली ऊर्जा है वो अभिक्रिया ऊष्मा और आपकी सक्रियण ऊर्जा के सम के बराबर होती है। इसे हम यहाँ इस डायग्राम से एक बार के लिए समझते हैं कि स्टार्ट में आपने क्या लिया, अभिक्रिया, जब आपकी अभिक्रिया हो रही है तो आपने अभिकारक लिए। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अभिकारक को जब हम उत्पाद में परिवर्तित करते हैं, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको प्राप्त होता है। तो अभिकारकों की जो ऊर्जा है वो यहाँ पे और जो उत्पाद की ऊर्जा है वो यहाँ पे, इसके बीच में आपको एक ये एनर्जी गैप दिख रहा होगा। इस एनर्जी गैप को जो आपका ये प्राप्त हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगी आपकी, जो कि आपको अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, कि इतनी ऊर्जा तो आपके अभिकारकों को चाहिए ही चाहिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। अगर ये ऊर्जा की अमाउंट वो नहीं ले पा रहे हैं तो वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। एक तरह का क्या, ये सक्रियण ऊर्जा एनर्जी बैरियर है किसी अभिक्रिया के लिए, इसको पार करके ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इस तरह से जो कोलिजन थ्योरी है वो किसी भी अभिक्रिया की जो है काइनेटिक्स को कैसे एक्सप्लेन करती है, कि वहाँ दो जो कोलिजन्स हो रहे हैं उनके द्वारा
अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। और जो कोलिजन हो रहे हैं वो दो फैक्टर्स पे इफेक्ट कर के द्वारा प्रभावित होते हैं। पहला आपका अभिविन्यास कारक और दूसरा ऊर्जा कारक। अगर ये दोनों फेवरेबल हैं तो आपका अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, नहीं तो वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। नेक्स्ट आपका थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।